हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बड़ा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप इकोलॉजी को तैयार कर रहे हैं एनसीईआरटी से। और ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे पिरामिड के इन सबके पास लिमिटेशन के बाद अपन बात करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज। और इकोसिस्टम सर्विसेज के बाद इस चैप्टर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप समझ सकते हो, कम्युनिटी का एक कैरेक्टर है, समुदाय का एक लाक्षणिक गुण है इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो देखिएगा अब अपन बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इकोसिस्टम में आपने जब भी फंक्शन पढ़े, प्रोसेसेस पढ़ी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, है ना बेटा, और एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग, ये जो आपने फंक्शन पढ़े इकोसिस्टम के, तो अपन कहते हैं बेटा इकोसिस्टम सर्विसेज में, पारितंत्र सेवाओं में अपन क्या कहते हैं कि पारितंत्र में विभिन्न प्रक्रमों के उत्पाद ही इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती है। यानी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रक्रमों, तो विभिन्न प्रक्रमों का मीन क्या हो गया, जो वेरियस प्रोसेसेस, जो प्रक्रम चले थे, वेरियस प्रोसेसेस चले थे, मैंने आपको बताया अभी, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो, ये तो इकोसिस्टम में विभिन्न प्रक्रमों, वेरियस प्रोसेसेस के उत्पाद ही, इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद ही इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाती हैं। यस बेटा, क्या कहलाती हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज। मैं अपन नेक्स्ट बात करता हूं बेटा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई आप समझो कि जैसे प्रोडक्टिविटी क्या थी, हरे पेड़ पौधों ने इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में सूर्य के प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनाए, वही तो प्रोडक्टिविटी थी। अब उस प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधों ने CO2 को लिया और O2 ऑक्सीजन देते हैं ना। तो आप 11वीं क्लास में प्रकाश संश्लेषण में नहीं पढ़ा था, प्योरीफायर है प्लांट, कि यही शुद्ध वायु देने वाले होते हैं, ऑक्सीजन देने वाले यही तो होते हैं। यस, तो आप दिमाग लगाएं बेटा कि देखो यहां ये अपन इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो ये निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, जैसे अपन कहें फर्स्ट, अपन कहें बेटा यहां पर जब इकोसिस्टम की सर्विसेज होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, तो वायु व जल का शुद्धिकरण अपने आप होता कि नहीं होता है? वायु व जल का शुद्धिकरण, ये लो जी, तो वायु जल का शुद्धिकरण हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे हैं और O2 दे रहे हैं वापस, वायु का शुद्धिकरण हो गया। जल में भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जानते हैं कि ऑक्सीजन होती है, तो वायु और जल का शुद्धिकरण, है ना बेटा। ऐसे अपन बात करें बेटा कि जैसे सूखा तथा बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ का नियंत्रण, यस बेटा, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे अपन बात करें कि उपजाऊ मृदा का निर्माण, सॉरी फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मृदा का निर्माण। तो आप दिमाग लगाओ कि वहां डिकम्पोजिशन में आपने कहा था कि ह्यूमस बन रहा था, और ह्यूमस के बाद आप जानते हैं कि वहां मिनरलाइजेशन हो रहा था, तो ये आप जानते हो फर्टाइल सॉइल का निर्माण, ये भी तो हो रहा है। क्लियर? ऐसे आप जानते हो कि आपने जो फॉरेस्ट पढ़े, वन, वो कार्बन के भंडारक हैं। तो कार्बन के भंडारक हैं क्योंकि आपने कहा कि प्रतिवर्ष जो हरे पेड़ पौधे हैं इस पूरे जैवमंडल बायोस्फीयर के 4 × 10 की घात 13 किलोग्राम कार्बन को एकत्रित करते हैं। यस, बोलो बेटा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि वन्य जीवों को आवास प्रदान करना, जो बड़े बड़े जंगल हैं तो वन्य जीवों को आवास प्रदान करना, स्तर विन्यास संरचना के कारण जो डेंस फॉरेस्ट हैं तो वो आवास प्रदान कर रहे हैं। यस बेटा। और मतलब जो से कीटरीय हैं तो पादपों के
परागण में सहायक हूं। यस बेटा। और जैसे अपन बात बेटा कि जैव विविधता का संरक्षण है, मैं कहूं कि जैव विविधता का संरक्षण, ऐसे बेटा मैं आपके सामने बात करूं, जैव विविधता का संरक्षण होगा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषण चक्रण या खनिज चक्रण, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये बहुत सारे फंक्शन है इकोसिस्टम के। या अपन बात रहे कि जलवायु का नियमन हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलेशन, जलवायु नियमन, या जैसे अपन बात रहे कि मनोरंजन आध्यात्मिक लाभ, है ना, जो अपन बात रहा कि मनोरंजन या आध्यात्मिक लाभ, जैसे अपन जंगलों से गुजरते हैं तो कुछ का अनुभव होता है, क्लाइमेटिक रेगुलेशन, बहुत सारे जलवायु का नियमन हो रहा है, तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज में आती है। यस बेटा। और आगे जब आएगा बायोडायवर्सिटी, तो जैव विविधता का संरक्षण अपन को क्यों करना चाहिए, वहां पर भी अपन बात उठा कि ये सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे आपके। यस बेटा। लेकिन यहाँ आपका टॉपिक यहीं पे आपको बताते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताता हूं कि बेटा देखो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, और इनमें से बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है और अपन को फ्री में मिल रही है। जैसे पौधे अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो अस्पताल में जाकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर का मूल्य ज्ञात करें आप। जब रोगी को ऑक्सीजन चढ़ती है या ऑक्सीजन लग जाती है वेंटिलेटर पे, तो आप ध्यान दें, भी तो कोरोना का टाइम है, बात को समझे। तो आप रेनी सीजन में घर पे हैं तो आपको पेड़ पौधों को एक अच्छा काम पढ़ने के अलावा एक मन को शांति या खुशी देने का एक अच्छा काम है कि आप वृक्ष जरूर लगाएं। यस बेटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करता हूं। जैसे आप समझ सकते हो कि ओजोन डे भी 16 सितंबर को आता है, ओजोन डे, है ना, वो नेक्स्ट आगे आएगा, बात को समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे बेटा कि ये आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज। अब देखो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वहां लिख रखी है कि देखो कि एक साइंटिस्ट थे, यानी इकोलॉजिस्ट थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। तो आप जानते हैं कि बेटा कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। तो जो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा थे, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके साथी, यस बेटा, वह साथियों ने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा वह साथियों ने ये आप जानते हो कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके साथियों ने ये जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं पूरे जैवमंडल में, पूरे बायोस्फीयर के अंदर, उनका ऐसे आकलन किया कि इतना मूल्य हो सकता है। यस बेटा। तो देखो कि एक आकलन के अनुसार इन्होंने बताया कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा व साथियों ने, उनके साथियों ने इकोसिस्टम सर्विसेज का मूल्य 33 ट्रिलियन डॉलर, 33 ट्रिलियन डॉलर जो यूएस डॉलर होते हैं पर ईयर आका। यानी इन्होंने जो इकोसिस्टम सर्विसेज का टोटल कितने प्राइस आंकी बेटा, तो मूल्य यूएस 33 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर आंका था। ये इन्होंने मूल्य आंका 33 ट्रिलियन डॉलर। यस बेटा, पर ईयर। आप समझ रहे हैं। अब देखो कि अगर अपन पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सारे देशों की जो जीएनपी, अब जीएनपी आएगी, ग्रोस नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो वो पूरे देशों की मिला भी लें तो 18 ट्रिलियन डॉलर ही आएगी, लगभग इसकी आधी, है ना बेटा। तो अपन कहेंगे जबकि विश्व के सभी देशों की वार्षिक जीएनपी, है ना बेटा, इस विश्व के सभी देशों की
वार्षिक यानी जो एनुअल जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्टिविटी, यस बेटा। तो इस विश्व के सभी देशों की वार्षिक एनुअल जीएनपी लगभग इसकी आधी अर्थात 18 ट्रिलियन या $18 $18 ट्रिलियन ही है पर ईयर। यस बेटा, है ना बेटा। तो विश्व के सभी देशों की आपके सामने जो जीएनपी यहां बोलेंगे अपन पहले जीडीपी, तो जीएनपी इकोसिस्टम सर्विसेज का लगभग आधा अर्थात यूएस $18, ये बात है। यहां आपका 33 है। बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा कि जो विभिन्न इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उन्होंने उनका परसेंटेज भी बताया अलग अलग, है ना बेटा। और मतलब रॉबर्ट कॉस्टेंटेंजा ने कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज को निम्न प्रकार दर्शाया, उनका मूल्य निम्न प्रकार दर्शाया। तो आप कहोगे कि रॉबर्ट कॉस्टेंजा ने कुछ इकोसिस्टम सर्विसेज का मूल्य इस प्रकार बताया। बेटा क्या क्या बताया, देखो सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो कहते हैं कि किसमें लगेगा, तो बात को ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन। आपने अगर वहां फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मृदा निर्माण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, 500 से 1000 सालों के अंदर 1 इंच मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों के लगातार अपक्षय विदरिंग से मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण के अंदर लगभग 50%, टोटल का 50% लागत किसमें लगती, मृदा निर्माण में। पता है बेटा, ध्यान दो। जैसे स्टोन क्रशर लगे होते हैं पर्वतों के पास में, ये बड़े बड़े पत्थरों को स्टोन क्रशर से छोटी छोटी गिट्टी में बदलते हैं, पत्थर में, लेकिन पत्थर का पत्थर ही रहता है, बहुत कठोर ठोस। फिर हो सकता है उसके वो पत्थर वाली पाउडर बजरी बना देते हैं। अब आप सोचो कि उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन क्या उस पत्थर से मृदा थोड़ी बन गई। आप अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अनुकर्मण, तब पता चलेगा कि बिल्कुल नग्न क्षेत्र पे सबसे पहले लाइकेन आएंगे, लाइकेन थोड़ा थोड़े अम्ल निकालेंगे तो उस चट्टान का थोड़ा थोड़ा अपक्षय हुआ था, फिर लाइकेन की मृत्यु हुई थी, तो अपगठन से कुछ ऑर्गेनिक मैटर बना। ऐसे धीरे 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 करते करते आप जानते हैं कि लाखों हजारों सालों के अंदर मृदा बनी थी, तब जल से स्थल पे पादप आए थे। अच्छा, मैंने वहां पर भी आपको विदरिंग पढ़ाई थी, मृदा पढ़ाई थी। यस, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि मृदा निर्माण एक बहुत धीमा कार्य। अगर आप मान लो कि प्रकृति नहीं करती, और अगर अपन कहें तो ये जो अनुमानित लागत बताई उन्होंने, उसका आधा लगभग आधा भाग किस पे, मृदा निर्माण में, ये आपको बता रखा है। यस बेटा। उसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस है, और इसके ऊपर तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा बहुत अच्छा। यस, सोइल फॉर्मेशन का। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे अपन बात रहा कि जो मनोरंजन होता है, रिक्रिएशन, आज चारों तरफ जैव विविधता है, जितनी विविधता होगी उतना इकोसिस्टम स्थायी होंगे। तो अगर अपन की स्टोन जातियां, जो कुंजशील जातियां हैं, शेर, टाइगर, लोयन, यानी वे जातियां होती है जो होती बहुत कम है लेकिन इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा कंट्रोल है, अगर वो विलुप्त हो जाएगी तो इकोसिस्टम असंतुलन में आ जाएगा। बात को समझे। जैसे जंगल में टाइगर, लोयन, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो शाकाहारियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो फिर पौधे समाप्त होने से खुद भी समाप्त हो जाएंगे, तो इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बात को समझे। और ऐसे मैंने बरगद को और अंजीर को भी आपको की स्टोन जाति बताया था, कुंजशील जातियां, कुंजशील जातियां। यस बेटा। इसके अलावा देखो आप चारों तरफ हरे भरे पेड़ देखते हो, जंगली जानवरों को जंगल में देखने के लिए जाते हो, तो आपको मनोरंजन, आध्यात्मिक, तो देखो कि मनोरंजन, क्रिएशन, सर्जन, मनोरंजन, तो मनोरंजन में आप जानते हो कि 10%। यस बेटा। तो एक पॉइंट आपका मृदा निर्माण हो गया, एक आपका मनोरंजन हो गया।
क्रिएशन। ऐसे आप जानते हो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, भाई इकोसिस्टम सर्विसेज के थ्रू तो क्या हो रही है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, खनिज पुनर्चक्रण, जो अपघटक हैं वही तो हेल्प कर रहे हैं उसमें। और देखो जो भी लिविंग डेथ होती है, डेड बायोमास, तो डिकम्पोजर उसमें से अपगठन करके वापस अकार्बनिक और वो वापस स्टैंडिंग स्टेट प्लांट में एंट्री हो रही थी। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी लगभग कितना 10%, लेस देन इक्वल टू यहां देते हैं अपन। यस बेटा, तो मनोरंजन में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ये सारे आपको वहां परसेंटेज में बांट रखा है, और बस ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, जलवायु नियमन, तो मैंने आपसे कहा था कि जलवायु नियमन वहां पे हो रहा है, जलवायु नियमन। तो जलवायु नियमन में 6% जो क्लाइमेटिक रेगुलेशन हो रहा है, क्लाइमेटिक रेगुलेशन है ना, जलवायु नियमन में 6%। और ऐसे ही आप जानते हो कि वन्य जीवों को, जो जंगली जीव, वन्य जीवों को आवास मिल रहे हैं, तो वन्य जीवों को आवास अपन कहते हैं ना वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जंगली जीवों को आवास, तो उसके अंदर भी आपका कितना होगा 6%। कितना होगा भी 6%। तो ये कुछ अलग अलग परसेंटेज वहां पर कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के उन्होंने बताए हैं। तो ये बेटा आपके सामने क्या होती है, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब की बार इकोलॉजी से नीट एग्जाम बिल्कुल एनसीईआरटी आई है, बात को समझे नहीं समझे, टोटल ऐसे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आपके सामने आई है। जैसे एक प्रोड्यूसर वाला रो मिलाने वाला क्वेश्चन आया है, बात को समझ रहे हो आप, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन वहां से आए हैं, है ना बेटा। जैसे मैंने आपको समष्टि के गुण बताए थे, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, लेकिन स्तर विन्यास किसका, समुदाय का गुण है, बोलो। तो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के अंदर आया सिंपल वे के अंदर। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण। तो देखिएगा बेटा, अब अपन बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, पारिस्थितिक अनुक्रमण की। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो इस ईयर नहीं, बाकी आप जानते हैं कि लगभग एग्जाम में आ जाता है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है, पारिस्थितिक अनुक्रमण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो बहुत ध्यान से इसको अपन बात रहे एनसीईआरटी से आप कवर कीजिएगा। यस बेटा, तो ध्यान दो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भी अनुक्रमण, सक्सेशन जो है, सक्सेशन अनुक्रमण, मैं आपको बताऊं बेटा, तो सक्सेशन अनुक्रमण प्रत्येक समुदाय का लाक्षणिक गुण है ना बेटा। जब अपने कहा था कि स्तर विन्यास, स्ट्रेटिफिकेशन किसका कैरेक्टर है, समुदाय का। समुदाय का अपना गुण होता है, विविधता होती है, तरह तरह की पादप जंतु जातियां होती है, उसमें जाति प्रभाविता होती है, किसी ना किसी कोई ना कोई जाति डोमिनेंस होती है वहां पे। और ये आप समझ सकते हो कि सक्सेशन भी, अनुक्रमण भी समुदाय का गुण है। तो सक्सेशन अनुक्रमण प्रत्येक समुदाय का लाक्षणिक गुण है, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी है, समय के साथ हो सकता है उसमें परिवर्तन हो, कर्मिक या दिशात्मक। यस बेटा, तो सक्सेशन अनुक्रमण एक समुदाय का लाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। यस बेटा, क्लियर। अब आप ध्यान दें कि जो अनुक्रमण है, मैं आपको बताऊं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनुक्रमण, सक्सेशन की अवधारणा वैज्ञानिक हल्ट ने दी थी। और अब मैं बताऊं कि बेटा सक्सेशन की सी बात बताऊं कि एक ही स्थान पर कोई भी एक जगह है, एक ही स्थान पर समुदायों, जो कम्युनिटी है वहां पे। यस बेटा, तो एक ही स्थान पर समुदायों के प्रकार में कर्मिक व दिशात्मक परिवर्तन
अनुकर्मण कहलाते हैं। यस बेटा, तो एक ही स्थान पर समुदायों के प्रकारों में कर्मिक व दिशात्मक परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा? अनुकर्मण कहलाते हैं। यस बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूं कि किसी समुदाय में समय के साथ होने वाले, किसी समुदाय में समय के साथ होने वाले कर्मिक और दिशात्मक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अनुकर्मण। कर्मिक और दिशात्मक परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा? अनुकर्मण, सक्सेशन कहलाते हैं। यस बेटा, तो सीधी सी बात है, अपन कहें बेटा कि किसी समुदाय में समय के साथ, टाइम के साथ, वो अपन बात कह दें किसी समुदाय में समय के साथ होने वाले कर्मिक व दिशात्मक परिवर्तन अनुकर्मण कहलाते हैं। यस बेटा, बिल्कुल डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल। जैसे एक नया बिल्कुल नवनिर्मित तालाब बना, तो क्या पता कि कितने समय बाद वो स्थल में परिवर्तन भी हो सकता है। यस बेटा, ऐसे अपन बात रहे कि बिल्कुल नग्न चट्टान है, हो सकता है वहां मर्दा बन के वन बन जाए। तो कुल मिलाकर अपन कहें बेटा कि ये सबसे परफेक्ट होगा कि एक ही स्थान पर समुदायों के प्रकार में कर्मिक दिशात्मक परिवर्तन अनुकर्मण कहलाता है। ये समुदाय वो स्थायी नहीं है, चेंजेबल है, तो किसी समुदाय में समय के साथ होने वाले कर्मिक और दिशात्मक परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं? अनुकर्मण कहलाते हैं। अब आप जानते हो बेटा कि ये जो अनुकर्मण है, मैं आपको बताऊं तो लाखों हजारों सालों में संपन्न होने वाला प्रक्रम है। यस बेटा, किसी भी समुदाय का मान लो चाहे, तो अपन कहें बेटा कि अनुकर्मण लाखों हजारों सालों में संपन्न होने वाला प्रक्रम है ना बेटा। तो आप जानते कम्युनिटी का इवोल्यूशन, जैव विकास ही तो हो रहा है कम्युनिटी का, तो इसे अपन कम्युनिटी इवोल्यूशन भी कहते हैं। कम्युनिटी इवोल्यूशन, समुदाय जैव विकास भी कहते हैं। अच्छा सुनो, आपने जूलॉजी में इवोल्यूशन पढ़ा, जैव विकास पढ़ा है। हालांकि अनुकर्मण और जैव विकास पूर्णतः समान नहीं होते हैं। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि भाई अनुकर्मण और उद्विकास, जैसे अपन कहें बेटा कि अनुकर्मण व उद्विकास, जो आपने पढ़ा है इवोल्यूशन, तो अनुकर्मण और उद्विकास अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वैसे अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कभी कभी थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि वहां उद्विकास है, बाकी आप जानते हैं कि अनुकर्मण और उद्विकास दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हाँ, आप जानते हो कि ये एक ही क्षेत्र में दोनों साथ साथ संपन्न हो सकती हैं। भाई एक ही क्षेत्र में दोनों साथ साथ संपन्न हो सकती हैं बेटा। लेकिन आप जानते हो कि अभी एक बात बताएंगे कि सबसे पहले आने वाला समुदाय पूर्वगामी समुदाय होगा, पाइनियर होगा, और लास्ट में अनुकर्मण चरम समुदाय के साथ पूरा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि अनुकर्मण जो होता है वो तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय आते ही क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा, है ना, लेकिन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन उद्विकास तो हमेशा ही क्या रहता है? जारी रहता है। तो अपन कहेंगे बेटा कि अनुकर्मण चरम अवस्था, क्लाइमेक्स स्टेज पर, क्लाइमेक्स स्टेज चरम अवस्था पर पहुंचने पर
पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, लेकिन उद्विकास हमेशा जारी रहता है। उद्विकास हमेशा जारी रहता है। भाई जैसे अपन मानव के अंदर क्या इवोल्यूशन भी रुक गया क्या? वो कंटिन्यू है बेटा, विकास हमेशा जारी रहता है। यस, यही बात हुई ना। अच्छा सुनो, अनुक्रमण में पूर्वानुमान, कोई भी स्टेज का पूर्वानुमान लगाना संभव है, लेकिन जैव विकास में नहीं। भाई इवोल्यूशन से आज अपन मॉडर्न मैन है, प्रेजेंट के मानव है, भविष्य में क्या होगा कोई अनुमान लगा सकता है क्या? लेकिन अनुक्रमण में जैसे मान लो किसी स्थान पे नग्न चट्टान पे लाइकेन मॉस, अभी बताएंगे अपन आगे, तो लाइकेन मॉस आ गया, घास आ गई, तो अपन ये लगभग कंडीशन है कि बड़े वन या बड़े वृक्ष आ सकते हैं। तो वहां अनुक्रमण में किसी भी अवस्था का पूर्व अनुमान लगाना संभव है, लेकिन जैव विकास में नहीं। हाँ, ये अनुक्रमण भी लाखों सालों में चलता है, तो इसको कम्युनिटी इवोल्यूशन कह सकते हो, लेकिन इवोल्यूशन ये दोनों एकदम समान नहीं है। बात को समझ रहे हो आप? यस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी। कभी कभी लगता है जैसे एक टाइम था पृथ्वी के ऊपर जल में ही था जीवन, फिर स्थल पे आए तो सबसे पहले नग्न चट्टानों पे लाइकेनर ही आए, तो उस समय से लग रहा था कि अनुक्रमण और इवोल्यूशन चल रहा है साथ साथ है, लेकिन उस समय साथ साथ चल रहे थे केवल। जैसे ही वहां क्लाइमैक्स स्टेज आ जाती है तो वो रुक जाता है और वो तो जारी रहता है। तुम्हें पता है जब से जीवन बना रहा अब तक इवोल्यूशन तो कंटिन्यू है। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अच्छा सुने, अब देखो बेटा कि अनुक्रमण में होता क्या है, सक्सेशन में क्या होता है। यस बेटा, तो फिर आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि यहां सक्सेशन में अनुक्रमण में होता क्या है। तो ध्यान से सुनना कि अनुक्रमण के दौरान जब भी अनुक्रमण होता है, अनुक्रमण के दौरान कोई ऐसा क्षेत्र था जो बिल्कुल नग्न क्षेत्र है, वहां पहले से कोई कार्बनिक पदार्थ कुछ भी नहीं है। मान लो ज्वालामुखी का ठंडा हुआ लावा, तुरंत ठंडा हुआ भी लावा, हालांकि ज्वालामुखी लावे को ठंडे होने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन चलो भी ठंडा हो गया, तो ज्वालामुखी का लावा जो भी तुरंत ठंडा हुआ था, वहां कोई पादप कोई जंतु कुछ भी नहीं है। यस, अब उन खाली पड़े नग्न क्षेत्र पे सर्वप्रथम जो वनस्पति या सर्वप्रथम जो, क्योंकि यहां अपन पढ़ रहे हैं पादप अनुक्रमण, तो सर्वप्रथम जो वनस्पति आती है उन्हें अपन कहते हैं पाइनियर प्लांट्स, पुरोगामी पादप या पुरोगामी समुदाय, पाइनियर्स। फिर तुम जानते हो कि एकदम नग्न चट्टान पे मान लो सबसे पहले पाइनियर के रूप में लाइकेन आ गए। अब आप जानते हो बेटा कि फिर वो समुदाय का कर्मिक प्रतिस्थापन होता गया, और सबसे अंतिम अवस्था में कौन आते हैं? क्लाइमैक्स, यानी चरम समुदाय। क्या आता है? चरम समुदाय। तो अपन एक बार ये जो अनुक्रमण की प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या स्टेजेस आती हैं, स्टेज पढ़ते हैं, फिर अनुक्रमण के प्रकार क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, और उसके बाद अलग अलग स्थानों पे कैसे कैसे अनुक्रमण होता है, वो सारी बातें आपके सामने करूंगा मैं बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो ध्यान दीजिएगा कि अनुक्रमण के दौरान किसी भी स्थान पर जो पहले नग्न क्षेत्र था, तो अपन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अनुक्रमण के दौरान किसी स्थान पर सर्वप्रथम उगने वाले वनस्पति को या पादपों को, क्योंकि सबसे पहले तो वनस्पति आएगी, से लाइकेन को यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप समझ रहे बेटा कि अनुक्रमण के दौरान किसी स्थान पर सर्वप्रथम उगने वाले पादप या सर्वप्रथम आने वाली वनस्पति को पाइनियर प्लांट्स कहते हैं, पाइनियर प्लांट्स कहते हैं, पुरोगामी पादप कहते हैं।
या सबसे पहले जो वनस्पति आती है तभी एनिमल आएंगे, उसको पाइनियर कम्युनिटी क्या कहते हैं? बताओ उसको क्या कह सकते हैं? पायोनियर कम्युनिटी यानी पुरोगामी समुदाय। पुरोगामी समुदाय, यस बेटा। मूल अन्वेषक जो किसी खाली पड़े नग्न क्षेत्र पे सबसे पहले आक्रमण करते हैं, एकदम नग्न चट्टान पे सबसे पहले आक्रमण करते हैं, तो बेटा आप जानते हो कि पाइनियर प्लांट्स, पाइनियर कम्युनिटी, यस। अब आप जानते हो कि समुदायों में कर्मिक बदलाव होते 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 जो अनुक्रमण के अंत में, अनुक्रमण के अंत में जो स्थायी समुदाय, स्टेबल कम्युनिटी है ना बेटा, स्थायी समुदाय आता है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, यानी चरम समुदाय कहते हैं, यस बेटा। ऐसे होते 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 फिर लास्ट में जो सबसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो पर्यावरण के सबसे ज्यादा साम्य अवस्था में रहता है, छोटे मोटे परिवर्तनों से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो बेटा आप जानते हो कि सबसे, तभी तो आपने बोला स्थायी, तो अनुक्रमण के अंत में जो स्थायी समुदाय, स्टेबल कम्युनिटी आती है उसे आप कहते हो क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, यस बेटा। या स्थायी समुदाय का निर्माण होता है उसे आप क्या कहते हो? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, यस बेटा, चरम समुदाय। और आप जानते हो कि चरम समुदाय जिस पर्यावरण में है, वातावरण में है, तो चरम समुदाय अपने वातावरण के प्रति अत्यधिक साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था दर्शाता है ना बेटा, कि छोटे मोटे परिवर्तनों से नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होता है, बताएंगे आगे, बहुत ज्यादा विविधता उसके अंदर होती है। ये बेटा आप जानते हो कि क्या होता है? चरम समुदाय, यस बेटा। और आप समझ रहे हैं कि अब ये सबसे पहले आने वाले कौन थे? पाइनियर। और सबसे अंत में कौन आया? चरम। तो बीच में बहुत सारे अस्थायी भी तो आए होंगे, बीच में बहुत सारे क्या है बेटा? तो उन्हें आप क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूं। यस बेटा, कि देखो बेटा आपने कहा कि सर्वप्रथम आने वाले, सबसे पहले आने वाले, सॉरी सबसे पहले आने वाले पाइनियर और सबसे लास्ट में आने वाले क्लाइमैक्स। तो आप क्या कहोगे बेटा कि अनुक्रमण के दौरान पाइनियर प्लांट्स, जो पुरोगामी समुदाय है या पुरोगामी पादप है, पाइनियर प्लांट्स व क्लाइमैक्स कम्युनिटी चरम समुदाय के बीच आने वाले अस्थायी, जो टेम्परेरी है, अस्थायी समुदाय, सीरल स्टेजेस, सीरल स्टेजेस है ना बेटा? क्या सीरल स्टेज, सीरल स्टेजेस को दर्शाते हैं, जो बीच में जो टेम्परेरी है, जिनका प्रतिस्थापन होता रहता है,
तो वो आप जानते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, सीरल स्टेजेज, है ना। या अपन कहें कि भाई सीरल कम्युनिटीज, मध्यवर्ती सीरल कम्युनिटीज, कर्मक, सीरल कम्युनिटीज कर्मक। यस बेटा। अच्छा अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो सारी घटनाएं, जितनी भी सारी घटनाएं हैं, ये पायनियर प्लांट आ गए, पुरोगामी, ये क्लाइमेक्स, बीच में ये अस्थायी आ गए सीरल स्टेजेज। तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि अनुक्रमण के दौरान, अनुक्रमण के दौरान संपन्न होने वाली समस्त क्रमबद्ध घटनाएं, समस्त क्रमबद्ध घटनाएं, पूरी समस्त क्रमबद्ध घटनाएं सिरे कहलाती है। क्या कहलाती है, सिरे। यस बेटा। तो समस्त क्रमबद्ध घटनाएं जो अनुक्रमण के दौरान संपन्न होती हैं वो कहलाती है सिरे। क्या कहलाती है, सिरे। यस बेटा। अब देखो इसको मैं एक आपको आरेख के द्वारा बताता हूं, इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रम को। ये जो सारी घटनाएं क्लियर हुई, इसको एक बिल्कुल एक अच्छे से प्रोसेस के द्वारा मैं आपको बताता हूं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, प्रोसेस जो अनुक्रमण के दौरान क्या क्या प्रक्रम होते हैं, तो प्रोसेसेस जो प्रक्रम है पूरी घटना के दौरान। यस बेटा, क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो बेटा ध्यान दो कि एक ऐसा क्षेत्र, आपको मैं एक नाम बोल रहा हूं, नग्न चट्टान का मतलब क्या होता है पहले समझे। नग्न चट्टान, नग्न चट्टान होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं बेर रॉक, बेरन रॉक, यानी ऐसी चट्टान जिस पर पहले से कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कोई भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। जैसे आप जो पर्वत देखते हो तो कोई टाइम ज्वालामुखी फटी थी तो ये बिल्कुल ऐसे लावा के रूप में थे, फिर इन्होंने अपना रूप लिया तो केवल बेर एकदम वहां, कोई प्रकार की वनस्पति, कोई प्रकार का एनिमल कुछ भी नहीं था, यानी कोई टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं था। तो आप क्या कहते हैं कि मान लो वहां पर फिर धीरे 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 अनुक्रमण हुआ, तो सबसे पहले कोई पहले आक्रमण, पहले पादप समुदाय आया, फिर ऐसे ऐसे कर्मिक प्रतिस्थापन होता गया दिशात्मक, और फिर हो सकता है कि उन चट्टानों के अपेक्षा से पूरी मर्दा बनकर वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल रही तो वहां वन बन गए, फॉरेस्ट बन गए, क्योंकि चरम अवस्था फॉरेस्ट की होती है। जो मीजोफाइट होते हैं समोद्भिद, ना जल की कमी ना अधिकता, अनुकूल परिस्थिति होती है। खैर वो अपन टाइप पढ़ेंगे तो सारी बात करेंगे, यहां अपन यही बात करेंगे कि भाई अनुक्रमण में क्या क्या घटनाएं आती है। तो बेटा ध्यान दो, प्रोसेसेस को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कि देखो बेटा, किसी खाली पड़े या नग्न क्षेत्र पे सर्वप्रथम उगने वाले जो पादप हैं तो उनको आप क्या कहते हो, पायनियर प्लांट, यानी सर्वप्रथम आने वाले समुदाय को आप क्या कहते हो, पुरोगामी समुदाय, पुरोगामी समुदाय, पायनियर, पायोनियर प्लांट्स, पुरोगामी समुदाय। यानी उस नग्न क्षेत्र पे जहां कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं है वहां पहला समुदाय ये आपका होगा पायनियर प्लांट्स, पायनियर प्लांट्स। सही, पहला समुदाय उस खाली पड़े क्षेत्र पे।
मूल अन्वेषक प्रजातियां जैसे लाइकेन और मॉस नग्न चट्टानों पर आक्रमण करती है, कार्बनिक अम्ल स्रावित करती है तो चट्टानों का अपक्षय होता है, खुद की मृत्यु होती है तो थोड़े थोड़े कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, फिर आगे की कम्युनिटी को न्योता एड्रेस मिलता है ना। पहली वाली कम्युनिटी ऐसा परिवर्तन करती है कि खुद चली जाए, अगली को आमंत्रण देती है, न्योता देती है। लेकिन एकदम खाली नग्न पड़े क्षेत्र पे, एकदम खाली पड़े नग्न क्षेत्र पे सबसे पहले आने वाला कौन है? पाइनियर प्लांट्स, पुरोगामी समुदाय। यस बेटा। अब देखिएगा कि पुरोगामी समुदाय का पहला समुदाय आ गया। अब नए नए समुदाय आएंगे अस्थायी रूप से। ये आ गया, इसने कुछ परिवर्तन किए, अगले को आमंत्रण दे दिया, ये आ गया। इसने कुछ परिवर्तन किए, अगले को आमंत्रण दे दिया, ये आ गया। ऐसे चलते जाएंगे। कर्मिक प्रतिस्थापन, कर्मिक प्रतिस्थापन। और आप समझ सकते हैं कि चलते 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 यहां पर आप जानते हैं कि फिर सबसे अंतिम समुदाय आ जाएगा। चलते 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 आप जानते हैं कि अंत में एक स्थायी समुदाय का निर्माण होगा, है ना। और उस स्थायी समुदाय को आप क्या कहोगे? चरम समुदाय। क्या कहोगे? चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। है ना बेटा, स्थायी, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यस बेटा। सुनो, पहली पुरोगामी, सबसे लास्ट ये चरम समुदाय, और बीच में जो मध्यवर्ती हैं, मैं आपको बता दूं कि मध्यवर्ती ये आपकी क्या है? सीरल स्टेजेस। ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्थाएं हैं, सीरल कम्युनिटीज, सीरल कम्युनिटीज। यस बेटा। और ये पूरा प्रक्रम चाहे वो पुरोगामी समुदाय हो, चाहे बीच की मध्यवर्ती अवस्थाएं, ट्रांजिशन स्टेज जो अस्थायी हैं, ट्रांजिशन, है ना, मध्यवर्ती, अस्थायी, ये सीरियल कम्युनिटीज हो, और फिर चाहे वो सबसे लास्ट में क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो। ये जो पूरा प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम को अपन क्या कहेंगे? सिरे। क्या कहेंगे? सिरे। यस बेटा। जैसे अपन कहें ना, जैसे नग्न चट्टान पे शुरू होगा तो लिथो सिरे, जैसे तालाब में शुरू होगा तो हाइड्रो सिरे, ऐसे ही पूरा क्या हो जाएगा? सिरे। तो ये आपके प्रोसेसेस, प्रक्रम होंगे बेटा, किसमें? अनुक्रमण में। मैंने बार बार आपको सारी बातें बार बार बोल दी, सारी बातें मैंने आपको समझा दी। बोलो बेटा यस। अब आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे अनुक्रमण होगा, जैसे जैसे अनुक्रमण होगा, जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले पादप आए, फिर पादपों में सबसे निम्न, फिर पादपों के साथ फिर जंतु आ जाएंगे, तो जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जैव भार में भी बढ़ोतरी होगी, और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में भी बढ़ोतरी होगी। ये खैर सारी बातें आपको मैं बहुत डिटेल में बताएंगे आपको ये। यस बेटा, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे बेटा, अनुक्रमण के प्रकार। यस, कि सक्सेशन के कितने प्रकार आपके होते हैं, टाइप ऑफ सक्सेशन। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइप ऑफ सक्सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि बेटा देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अनुक्रमण कैसे स्थान पे प्रारंभ हुआ है, तो टाइप ऑफ सक्सेशन की बात करेंगे।
ध्यान दीजिएगा बेटा, टाइप ऑफ सक्सेशन में अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपका होता है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। वैसे यही मेन होता है प्राथमिक अनुक्रमणी। और जो मैंने अभी आपके सामने जो मैंने स्टेजेस बताई थी, ये जो सारा प्रक्रम की बात की थी, वो प्राइमरी सक्सेशन को ही प्रदर्शित किया था, है ना बेटा, प्राथमिक अनुक्रमण। यस बेटा, तो आप दिमाग लगाइए कि जो प्राथमिक अनुक्रमण है, प्राइमरी सक्सेशन है, यस बेटा, ये क्या है? यानी इस अनुक्रमण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो सबसे पहले आपके पास है प्राइमरी सक्सेशन क्या है ना? आप जानते बेटा कि ये जो प्राइमरी सक्सेशन है, ये उन स्थानों से प्रारंभ होता है, उन स्थानों से प्रारंभ होता है जहां पहले से कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित न हो। यानी एकदम नग्न क्षेत्र जहां पहले से किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनिक मैटर, कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित नहीं हो, तो वहां पर आपका कौन सा सक्सेशन स्टार्ट होगा बेटा? प्राइमरी सक्सेशन। यस बेटा, बात को समझें। यानी ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र जहां पहले से कोई भी प्रकार का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित नहीं हो, अपन कहें कि वहां किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति भी नहीं हो, है ना बेटा। अपन कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार का अनुक्रमण उन स्थानों से प्रारंभ होता है जहां पूर्व में कोई भी वनस्पति भी उपस्थित नहीं हो। यानी अपन कहें बेटा कि इस प्रकार का अनुक्रमण उन स्थानों पर प्रारंभ होता है जहां कोई भी वनस्पति भी उपस्थित नहीं हो। कोई वेजिटेशन भी नहीं, एकदम नग्न क्षेत्र। यस बेटा, नग्न चट्टाने, एकदम नवनिर्मित तालाब जहां पहले से कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो। यस बेटा, इसका मतलब बहुत धीमी गति से होगा, धीमी गति से संपन्न होगा। यस बेटा, बहुत धीमी गति से होगा। क्यों? पहले तो आप जानते हो कि जैसे मान लो नग्न चट्टान है, बेर रोग, तो लाइकेन मॉस आएंगे, तो मान लो कि चट्टान का अक्षय होगा, कई हजारों साल तक अक्षय होगा, तब मृदा बनेगी। तो पहले तो मृदा बनेगी तब बड़े वृक्ष आ सकते हैं, वरना मृदा बिना बड़े वृक्ष आ ही नहीं सकते हैं। और जब तक बहुत अच्छे प्रकार के पादप नहीं आ जाएंगे तब तक जंतु भी नहीं आएंगे। बात को समझे हैं? तो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होता है। 500 से 1000 वर्षों, 1000-2000 वर्षों में यह संपन्न होने वाला प्रक्रम है प्राइमरी सक्सेशन। यस बेटा, अब दिमाग लगा दीजिएगा कि ऐसे क्षेत्र कहां हैं, यानी ये जो प्राइमरी सक्सेशन है ये कहां स्टार्ट हो सकता है। जैसे एकदम, ये अच्छा क्वेश्चन आता है कि जैसे एकदम नग्न चट्टाने हैं, नग्न चट्टाने, सॉरी, नग्न चट्टाने यानी बेर रॉक, ऐसी रॉक जिन पर कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं, कोई वनस्पति भी नहीं है अभी तक, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी शिला चट्टान है ना, नग्न चट्टाने। या जैसे ज्वालामुखी का तुरंत ठंडा हुआ लावा,
आप बताओ, जब ज्वालामुखी का लावा निकला तो अत्यधिक गर्म था, तो कोई वनस्पति, कोई एनिमल आप पास भी हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। अभी वो धीरे धीरे ठंडा हुआ ही है, तब भी वहां पर कुछ भी नहीं है। यस बेटा, तो ज्वालामुखी का तुरंत ठंडा हुआ लावा। यस, ये अपन कहें बेटा कि जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं, रेतीले टीले, सैंड ड्यून्स, यानी केवल सिलिका सिरका पिरामिड सा बन जाता ना, पिरामिड से सिलिका सिरका उड़ के, और सैंड ड्यून्स बहुत बड़े रेतीले टीले बन जाते हैं मरुस्थल में, वहां ऑर्गेनिक मैटर नहीं, ह्यूमस नहीं होता है, तो वो रेतीले टीले, सैंड ड्यून्स। यस, या एकदम नवनिर्मित तालाब, नवनिर्मित तालाब। आपने देखा होगा बरसात का पानी इकट्ठा होता है, एकदम ऐसे पौंड बनता है, या फिर आपने गांव में सिंचाई करने के लिए पहले होज बनाए थे ना पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो सीमेंटेड दीवारों के, या अपन टैंक बनाते घर में, एकदम अपन ने नया टैंक बनाया और उसमें पानी डाला तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, साफ सुथरा, कुछ नहीं। लेकिन कई दिनों बाद अपन देखते हैं, साल 2 साल बाद में अगर उसको देखें तो उसमें सेवाल से नहीं आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे स्पोर आ जाएंगे, सेवाल आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे जानते हो अगर उसको अपन पड़ा रखें तो हो सकता है कि एक दिन वो स्थल में परिवर्तित हो जाए। तो एकदम नवनिर्मित तालाब, न्यूली फॉर्म पॉन्ड, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड, अगर ऐसे स्थानों पे अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वो क्या होता है बेटा? प्राइमरी सक्सेशन। इसलिए बहुत धीमा प्रक्रम है और कई साल इसमें लग जाते हैं, क्योंकि मर्दा नहीं है, तो मर्दा निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो ये बहुत ही धीमा प्रक्रम है। फिर अपन कहते हैं बेटा कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन, द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? कोई बात नहीं, द्वितीयक अनुक्रमण। तो भाई द्वितीयक अनुक्रमण जो होता है वो ऐसे स्थानों पे प्रारंभ होता है जहां पहले से वनस्पति थी लेकिन किसी कारणवश से क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसका सोइल तो है, मर्दा तो है, इसलिए वो तेज चलेगा और कुछ भी नहीं है। तो द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र जहां पहले से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहले से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, वनस्पति है, लेकिन किसी कारणवश मान लो नष्ट हो गया, जंगल में आग लग गई, जंगल नष्ट हो गया। अरे तो यार जंगल नष्ट हो गया, ऊपर से तो पौधे गए ना, राख बन गई, ह्यूमस तो रह गया। और जो भूमिगत भाग होते हैं, प्रकंद, भूमि में दबे होते हैं ना, प्रकंद कंद, भोजन संचय भी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में कहा था 11th में, चिरकालिक अंग, ऐसे पादप अंग जो प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय पड़े रहते हैं, भोजन संचय करके अनुकूल आते ही वापस उग जाएंगे। तो आप जानते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पहले से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है ना, या पहले से वनस्पति है लेकिन किसी कारण से नष्ट हो गई, तो इसका मतलब मर्दा तो है। यस बेटा, तो ऐसे स्थानों पे अनुक्रमण हो तो क्या कहलाता है? द्वितीयक अनुक्रमण। जैसे अपन आपको मैं कहूंगा द्वितीयक अनुक्रमण, जैसे ये तिरुगति से होंगे, तिरुगति से, क्योंकि मर्दा पहले ही मौजूद है। तिरुगति से, जैसे मैं आपको कहूंगा कटे, या तो कट कर दो, कटे जले वन, कटे जले वन, कट एंड फायर फॉरेस्ट। यस बेटा, या जैसे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ आ गई मान लो, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। भूस्खलन जानते हो, भूमि धस जाती है ना, भूस्खलन क्षेत्र। कई दिनों से छोड़े गए खाली पड़े खेत, खाली पड़े जो खेत होते हैं, तो बेटा जैसे आपने कहा कि कटे जले हुए वन, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, है ना, खाली पड़े खेत, छोड़े गए या खाली पड़े खेत, है ना बेटा। तो ये सारे अपन बात करें कि यहां पर क्या स्टार्ट होता है? सेकेंडरी सक्सेशन ना। और आप जानते हैं बेटा कि आग लगने के बाद नष्ट हो जाता है तो वापस बढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना प्राइमरी में लगे। तो ये तिरुगति से संपन्न सेकेंडरी सक्सेशन। खैर बेटा, यहां पर मैंने केवल आपको डेफिनेशंस बताई हैं नॉर्मल, तो कोई परेशानी नहीं है।
आप दिमाग लगाकर अनुक्रमण पूरा पढ़ लें। आप समझे बेटा कि जो आपका टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट होगा, उसके अंदर सक्सेशन टॉपिक अपने सिलेबस में लिख रखा है, पूरा करा देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा जो सक्सेशन टॉपिक है। ये यहां तक हो गया, एक लेक्चर इसमें लगेगा तो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सक्सेशन बेटा आपका नेक्स्ट टेस्ट में होगा। सक्सेशन से पहले पहले का जो पूरा इकोसिस्टम है, सक्सेशन को छोड़कर पूरा इकोसिस्टम उस टेस्ट में आपका आएगा। उसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी आएंगी, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं पूरी नहीं आई थी वहां पे तो पिछले टेस्ट में, तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं भी आएंगी और पूरा इकोसिस्टम आएगा सक्सेशन को छोड़ के। सक्सेशन अगले टेस्ट में आएगा। बात को सब समझ गए ना? 100% क्लियर हो गया डाउट मेरे हिसाब से। अब ध्यान दो, ये पूरा आप मस्त होकर पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉड्यूल की है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और उसके बाद अपन टेस्ट, अगले टेस्ट का सिलेबस चालू करेंगे। बात को समझ रहे हो? तो सक्सेशन को तो आप एक बार पढ़ लेना, मैं वापस से मतलब बहुत अच्छे लेवल पे आपको ऐसे स्टेज बाय स्टेज, क्योंकि अब अपन वो जो आपको मैंने शुरू के अंदर जो प्रक्रम बताया ना कि पाइनियर ये है, सीरियल ये है, फिर क्लाइमेक्स है, तो वो पूरा आपको ऐसे किसी नग्न चट्टान से शुरू करके एक एक स्टेज बताते हुए, एक एक चरण बताते हुए वो क्लियर करेंगे। तो मॉड्यूल के अंदर आप सक्सेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दें एक बार के लिए, क्योंकि सक्सेशन पूरा होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, है ना? तो पहले तो आप सक्सेशन अपन पढ़ लेंगे, तब कर लेना वो क्वेश्चन, और उससे पहले आप ये सारा तैयार कर लें और टेस्ट में मस्त रहें। यस बेटा, आप जानते हैं इसमें और टाइप अपन लेते हैं, तो ये देखिएगा ऑटोजेनिक सक्सेशन। क्या होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन? तो बेटा प्योर एनसीईआरटी से आप वर्ड टू वर्ड इसमें सीखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो देखिए बेटा, ऑटोजेनिक सक्सेशन स्वजनित अनुक्रमण, लेकिन सबसे मुख्य अनुक्रमण तो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं ना, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में आप उसको अच्छे से देख लें भाई। यस, तो देखो ऑटोजेनिक सक्सेशन बेटा स्वजनित अनुक्रमण। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? देखो बेटा, क्षेत्र में पहले से उपस्थित समुदाय स्वयं ही उस क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाता है कि वह क्षेत्र नए समुदाय के योग्य हो जाता है ना बेटा? तो देखो बेटा कि क्षेत्र में पहले से उपस्थित सो समुदाय खुद ही अपने आप के द्वारा ऐसे परिवर्तन लाता है, उस जगह से चेंजेस करता है कि स्वयं ही उस क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाता है कि वह क्षेत्र नए समुदाय के योग्य हो जाता है, वहां नई कम्युनिटी आ सकती है। तो बेटा देखो कैसे, जैसे मैं आपको बात करूं यहां पर, जैसे मान लो कि अनुक्रमण के दौरान जो स्टेजेस चल रही थी और मान लो कि घास स्थल विकसित हो गए, घास स्थल, ग्रास लैंड। अब सुने बेटा, घास स्थल हो गए, अब मान लो कि घास अच्छे से लग गई। अब जैसे अनुकूल ऋतु होती है तो घास बहुत हरी और अच्छे से हो जाती है, बाद में जैसे ही प्रतिकूल स्थिति थोड़ी बहुत आती है तो घास खुद के भाग टूटने और मृत्यु और अपगठन स्टार्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि घास की मृत्यु और अपगठन, तो जब घास का खूब सारा मृत्यु अपगठन होता है तो धीरे धीरे वहां पर ह्यूमस, मृदा में क्या बन जाता है? ह्यूमस बढ़ जाता है ना? इन्हें अपन सीधी सी बात कहते हैं कि मृदा की मात्रा बढ़ती है, मृदा की मात्रा बढ़ती है। अब मृदा की मात्रा बढ़ती है यानी ह्यूमस बढ़ता है, तो बेटा ह्यूमस बढ़ने से यह क्षेत्र बड़े वृक्षों के, क्योंकि घास के बाद झाड़ी और फिर वन आ जाते हैं, तो बड़े वृक्षों के योग्य हो जाता है, बड़े वृक्षों के योग्य हो जाता है। यस बेटा,
तो इसे आप कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, स्वयंजनित अनुक्रमण। क्या कहते हैं बेटा? स्वयंजनित अनुक्रमण। और अभी अब जैसे अपन पढ़ेंगे किसी नग्न चट्टान पे अनुक्रमण की स्टेजेज या नवनिर्मित तालाब में, तो उस नवनिर्मित तालाब में वो जो प्राइमरी सक्सेशन अपन पढ़ेंगे प्राथमिक, वो किस टाइप का होगा, और उसमें अपन क्या जोड़ेंगे? ऑटोजेनिक, स्वजनित। यस बेटा। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं वहां पर बेटा एलोजेनिक, एलोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन। तो एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? सीधी सी बात करें अपन बेटा, एलोजेनिक। यस, आप जानते बेटा कि एलोजेनिक सक्सेशन किसे कहते हैं? कि पहले से उपस्थित समुदाय। अब पहले से उपस्थित समुदाय कोई परिवर्तन नहीं करेगा, है ना? तो पहले से उपस्थित समुदाय के अतिरिक्त, पहले से उपस्थित समुदाय के अतिरिक्त, है ना बेटा? अपन कहें बेटा पहले से उपस्थित समुदाय अतिरिक्त किसी अन्य कारक के द्वारा, किसी अन्य कारक के द्वारा समुदाय प्रतिस्थापन हो, समुदाय प्रतिस्थापन हो, है ना बेटा? तो वो क्या कहलाता है बताओ? एलोजेनिक। अब बेटा देखो कि वो जो अन्य कारक है वो क्या हो सकते हैं? जैसे अपन बात रहे कि अन्य कारक जो है या तो कोई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारक हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है। जैसे आप जानते हैं कि आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए, वन में आग लग जाए, या जहां झाड़ियां रही तो वहां आग लगना, आग लगना। या फिर जैसे बेटा आप जानते हो कि भूस्खलन, अब समुदाय पीछे चला जाएगा तो प्राकृतिक कारक हो गए। या फिर जानते हो मानव जनित क्रियाकलाप, आप आज जानते हो मानव जनित क्रियाकलाप, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी आज वनों की बहुत ज्यादा कटाई कर रहा है तो वनोन्मूलन, वनोन्मूलन हो जाए। तो ये सारा क्या है बेटा? एलोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन। यस बेटा, क्लियर है? अब देखिएगा कि फिर मैं नेक्स्ट यहां पर लेता हूं बेटा, जो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है कि प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। तो वैसे तो जो प्राथमिक अनुक्रमण होते हैं ज्यादातर प्रोग्रेसिव ही होते हैं, प्रोग्रेसिव, है ना बेटा? अग्रगामी। यानी बेटा आप जानते हैं कि ज्यादातर जो अनुक्रमण होते हैं वो फॉरवर्डेड ही होते हैं, फॉरवर्ड, है ना? फॉरवर्ड ही होते हैं। क्लियर? प्रोग्रेसिव, अग्रगामी। यानी बेटा आप समझ सकते हो कि भाई अनुक्रमण के दौरान आप जानते हैं कि जैसे जैसे आगे स्टेजेस आती हैं तो आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि अनुक्रमण के दौरान जीवों की संख्या, उनका आकार, विविधता, जैव भार, ये सारी चीज क्या होती हैं? बढ़ती हैं। तो आप क्या कहोगे बेटा कि अनुक्रमण के दौरान जीवों की संख्या, है ना बेटा? जीवों की संख्या व उनका आकार बढ़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है, यानी संख्या व आकार बढ़ता है। आप जानते हो कि जैव विविधता बढ़ती है, जैव विविधता बढ़ती है। आप जानते हो कि जैव भार भी बढ़ता है। कर्मिक समुदायों में ऐसा होता रहता है, तो प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्डेड, प्रोग्रेसिव। तो जल्दी चरम समुदाय आने वाला है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने वाली है, बड़े वन, मीजोफाइट, समोद्भिद आने वाले हैं। बात को समझ रहे हैं बेटा? यस। और देखो कभी कभी मानव जनित क्रियाकलापों से कभी कभी कुछ सक्सेशन के दौरान रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव बोले तो प्रतिगामी, प्रतिगामी मतलब बैकवर्ड। जैसे कि मान लो कि मानव ने वनोन्मूलन कर दिया, वनों की कटाई कर दी,
तो फिर आप समझ सकते हो बेटा कि रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन यानी बैकवर्ड। यस बेटा, तो जो बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है वो क्या कहता है कि जब जीवों की संख्या व आकार घटता है, यस, जैव विविधता भी क्या हो जाए, घट जाए, जैव विविधता भी घटती है और जैव भार भी क्या होता है, घटता है। तो बेटा वो आपका क्या हो गया, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, रेट्रोग्रेसिव यानी प्रतिगामी, ये बैकवर्ड हो गया। और आप समझ सकते हो कि मानव जनित क्रियाकलाप के कारण ऐसा आपका हो सकता है। यस बेटा, तो आप ध्यान दें कि ये आप समझ रहे हो बेटा कि बैकवर्ड हो सकता है यानी रेट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी। यस बेटा, तो देखो कि अपने आप ही क्षेत्र का समुदाय अपने आप में चेंज करके नए को आमंत्रण दे तो स्वजनित। एलोजेनिक, आप जानते हो बेटा कि अन्यत्र कोई अन्य कारक ऐसा करवाए तो वो आप जानते हैं बेटा कि वो प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी कि भाई एलोजेनिक। और ये अनुक्रमण प्रोग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव यानी अग्रगामी, लेकिन मानव क्रियाकलाप के कारण कभी कभी रेट्रोग्रेसिव, मानव के हस्तक्षेप के कारण वनोन्मूलन करने से बैक आ सकते हैं, तो वो रेट्रोग्रेसिव हो जाएगा, बैकवर्ड, प्रतिगामी, प्रतिगामी। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। यस बेटा, क्लियर है। तो ये मैंने आपको अनुक्रमण के सारे प्रकार, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शुरू में आपको मैंने बताए थे वहां पर प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों पे प्रारंभ होता है जहां पहले कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं हो, पहले से कोई वनस्पति या जंतु नहीं हो, मृदा नहीं हो, तो वो आपका होता है प्राइमरी सक्सेशन। जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे, ज्वालामुखी का तुरंत ठंडा हुआ लावा, नग्न चट्टान, नवनिर्मित तालाब जलाशय और सैंड ड्यून्स। और आप जानते हैं कि द्वितीयक अनुक्रमण जहां पहले से मृदा है, पहले से ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहां सेकेंडरी सक्सेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इन बातों को भी मैंने आपको बता दिया, तो सारे कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा देखो अपन बात करेंगे कि टाइप ऑफ सक्सेशन किसके बेसिस पे, क्षेत्र जहां से स्टार्ट होने वाला अनुक्रमण। तो देखो बेटा क्या मैं बात करूंगा आपको कि भाई टाइप ऑफ सक्सेशन, टाइप ऑफ सक्सेशन, तो अनुक्रमण जहां प्रारंभ होता है जिस क्षेत्र के हिसाब से, तो देखो अपन क्या बात कहेंगे आपको यहां पे, ये बात कहूंगा। हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या बात करूंगा यहां पर, सीधी सी बात है कि अनुक्रमण यानी सक्सेशन है ना बेटा। तो अनुक्रमण के आरंभ होने वाले, अनुक्रमण के आरंभ होने वाले स्थान के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। है ना बेटा, जहां से अनुक्रमण प्रारंभ हो रहा है तो उसके बेसिस पे अनुक्रमण के प्रकार। तो बेटा आपको पता है कि अनुक्रमण के आरंभ होने वाले स्थान के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार। आप देखिए कैसे, ध्यान दो भाई, ये प्राइमरी के ही हैं, प्राइमरी सक्सेशन के ही टाइप होते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लो कि अनुक्रमण, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अनुक्रमण, मैं आपको बता दूं बेटा कि बिल्कुल एक श्रेणी होती है जीरो सिरे, जीरो सिरे, ये इसको अपन बोलते हैं जी आर्क। क्या बोलते हैं, जी आर्क। ये लो, मरु अनुक्रमण, कि यदि अनुक्रमण, अनुक्रमण शुष्क स्थानों से, बिल्कुल ड्राई रीजन, एरिड है ना, एकदम शुष्क, जहां नमी बिल्कुल भी नहीं हो,
तो यदि अनुक्रमण शुष्क स्थानों पर प्रारंभ होता है तो क्या कहलाता है बेटा? जीरो सिरे, जी आर्क। अब शुष्क स्थानों में अपन क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे अपन ले सकते हैं बेटा लिथोसिरे, लिथोसिरे। तो बेटा आप जानते हो कि शुष्क चट्टानों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण, शुष्क चट्टानों पर से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? लिथोसिरे, लिथोसिरे। सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम नग्न चट्टानों पे, एकदम शुष्क चट्टानों पे सर्वप्रथम पायनियर पूर्वगामी समुदाय आएंगे, और कैसे कैसे सक्सेशन की स्टेज बढ़ेगी वो तो खैर अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूं कि शुष्क चट्टानों से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण क्या है? लिथोसिरे। वो किसमें? जीरो सिरे में आएगा। ठीक है, एक आपका क्या आएगा? सैमोसिरे। सैमोसिरे का मीन क्या होता है? वो भी शुष्क स्थान ही होते हैं, रेत के टीले, रेत के टीले। तो रेत के टीले मैं आपको बता दूं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो रेतीले टीले होते हैं, तो ये भी शुष्क क्षेत्रीय होते हैं, शुष्क बालू रेत होती है। तो शुष्क बालू रेत पर जो अनुक्रमण होता है उसको आप कहते हो क्या? सैमोसिरे। उसको भी आप किस में इंक्लूड करते हो? जीरो सिरे में। अच्छा ध्यान दो, बहुत ज्यादा लवणीय क्षेत्र हो, लवणीय क्षेत्र, हेलोसिरे, हेलोसिरे। अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों पर प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण, तो आपके हो जाएंगे क्या? हेलोसिरे। तो ये भी जल की कमी वहां मानी जाती है, तो जल की कमी मानी जाती है तो मैं आपको से बता दूं कि जीरो सिरे के अंदर, जीरो सिरे शुष्कतारंभी अनुक्रमण, शुष्कतारंभी अनुक्रमण जियार्क, जीरो सिरे के अंदर आप जानते हो बेटा कि लिथोसिरे नग्न चट्टान, ये आपका सैमोसिरे, सैमोसिरे, और ये हेलोसिरे। यस, क्लियर बेटा? आप जानते देखिए दूसरी आपकी जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी आपकी, अब देखो डा, हाँ, ये जो एकदम शुष्क चट्टानों पे स्टार्ट होगा तो ये शुष्कता से फेवरेबल कंडीशन की ओर, यानी आप जानते हो कि जिरिक शुष्क, एकदम शुष्क कंडीशन से, जिरिक से ये किधर जाएगा? मिजिक, मिजिक की ओर अग्रसर होगा। मिजिक यानी मीजोफाइट्स, समोद्भिद, क्योंकि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय क्या होती है बेटा? मीजोफाइट्स ही होते हैं, समोद्भिद होते हैं, जो सबसे अनुकूल होते हैं पर्यावरण के, मीजोफाइट्स, समोद्भिद, मिजिक। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। तो जिरिक से किधर अग्रसर होंगे? मिजिक की ओर अग्रसर होंगे। जिरिक से किधर अग्रसर होंगे बेटा? मिजिक की ओर। ये भी मैं बता दूंगा स्टेजेस में आपको। और यस बेटा। अब ध्यान दीजिए, एक आपका होता है हाइड्रो, जब जल की बहुत अधिकता हो, हाइड्रोसिरे, ये जल की अधिकता वाले स्थानों पर, लेकिन कार्बनिक पदार्थ नहीं है, एकदम नवनिर्मित तालाब है, नवनिर्मित तालाब। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोसिरे नवनिर्मित तालाब है ना बेटा, नवनिर्मित तालाब या जो जलाशय होते हैं, नवनिर्मित जलाशय, तो ऐसे स्थानों से अगर प्रारंभ हो तो आपके होते हैं हाइड्रोसिरे, हाइड्रोसिरे। जल की अधिकता है तो अधिकता से फिर देखो वही कमी नहीं, लेकिन वो अनुकूल स्थिति आएगी, हाइड्रिक से किधर आएगा अपन? मिजिक। तो वो तो चाहे कहीं हो, कहीं से स्टार्ट हो, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी, जो चरम समुदाय होगा, वो मीजोफाइट्स होगा बेटा, समोद्भिद। अब समोद्भिद पादप कौन से होते हैं? जिनको ना तो जल की कमी होती है ना अधिकता होती है, जैसे वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि जिरिक से भी मिजिक और हाइड्रोसिरे,
हाइड्रिक से भी किधर, मिजिक, जलारंभी अनुक्रमण, जलारंभी अनुक्रमण जो नवनिर्मित जलाशयों से, नवनिर्मित तालाबों से आपका स्टार्ट होता है। यस बेटा, बात को समझे। एक आपका होता है ऑक्जेलोसिरे जो अम्लीय क्षेत्रों से प्रारंभ होता है, अम्लीय क्षेत्रों से प्रारंभ, तो ये आपका होता है बेटा ऑक्जेलोसिरे। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अपन अभी तो आराम से बिल्कुल सबसे पहले जो ये जीरो सिरे है, और जीरो सिरे में या जैसे नग्न चट्टान से यानी जैसे लिथो सिरे है, तो सबसे पहले अपन जीरो सिरे जो प्राइमरी है, प्राइमरी सक्सेशन है, तो जीरो सिरे को अपन बिल्कुल एक एक स्टेज कि पायनियर प्लांट कौन आया, पुरोगामी समुदाय कौन आया, फिर बीच में ट्रांजिशनल जितनी भी स्टेजेज आई, क्योंकि उनकी क्रम बहुत बार पूछा था एग्जाम के अंदर, तो ये पूरा एक एक लाइन टू लाइन अपन सबका क्रम इसमें पढ़ेंगे, किसमें, जीरो सिरे में। यस बेटा, और फिर अपन एकदम नवनिर्मित तालाब, नवनिर्मित जलाशय जहां कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो जो प्राइमरी का ही टाइप है हाइड्रोसिरे, तो अपन फिर पढ़ेंगे अपन हाइड्रोसिरे की स्टेजेज यानी जलारंभी अनुक्रमण की अवस्थाएं। बोलो बेटा, तो बिल्कुल बहुत ही स्लो फॉर्म में बहुत तरीके से अपन वर्ड टू वर्ड बात करेंगे। यस, तो एनसीईआरटी के एक एक शब्द पे आप ध्यान दोगे। और अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले जीरो सिरे की स्टेजेज, जीरो सिरे की अवस्थाएं, और फिर हाइड्रोसिरे की अवस्थाएं। हाँ बेटा, इस लेक्चर में यहीं तक। और नेक्स्ट अब अपन जो दो टाइप के सक्सेशन आपको दे रखे हैं, जीरो सिरे और आप जानते हैं कि हाइड्रो सिरे, तो उनके स्टेप्स, उनके जो भी पद वो पढ़ेंगे। यस बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय इकोलॉजी।